दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के लिए चैप्टर वाइज अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का भाग 4, जिसमें हम प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत कानून, न्याय और दंड के सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें पहला प्रश्न हम लेंगे, देखिए, कानून और विधि से। प्रश्न है दोस्तों, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य के द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। ऑप्शन है पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या फिर ऐतिहासिक कानून। तो दोस्तों, ऐसे कानून जो राज्य के द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं, इसको राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन देखिए, टी.एच. ग्रीन, प्रोफेसर हालैंड, बेंथम या फिर जॉन ऑस्टिन। तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। इन्होंने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। यानी ऑस्टिन का मानना है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था चीन की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी या फिर एमएफसी। तो सही उत्तर है दोस्तों, चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में एनपीसी यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जो वहाँ की संसद भी कही जाती है। दोस्तों, चीन की कानून बनाने वाली उच्च संस्था एनपीसी यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। अगला प्रश्न है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है। तो आपने पढ़ा है, जिस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, उसी प्रकार आपको बताना है कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन है ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक या समाजशास्त्री। तो सही उत्तर है दोस्तों, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत आदेशात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए, कानून संप्रभु का एक आदेश है, ये कथन किसका है। देखिए, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है लास्की, ऑस्टिन, बेंथम या डायसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन। ऑस्टिन का कथन है कि कानून संप्रभु का एक आदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत यानी कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक माना जाता है। ऑप्शन है जेरेमी बेंथम, जीन बोदा, जॉन ऑस्टिन या फिर एवी डायसी। तो सही उत्तर है कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के निकटतम संबंधित है। ऑप्शन देखिए, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ या फिर शक्तियों का पृथक्करण। तो सही उत्तर है विधि के शासन के निकटतम संबंधित है संविधानवाद। दोस्तों, संविधानवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जो संविधान पर आधारित हो और इसमें व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी दी जाती हो। तो संविधान पर आधारित शासन संविधानवाद कहलाता है और उसमें ये भी विशेषता होती है कि व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो इसी प्रकार की अवधारणा विधि के शासन में भी है। विधि के शासन की अवधारणा ये है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं और विधि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक संविधानवाद के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कथन है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिए। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती, ये कथन किसका है। ऑप्शन है लाक, लास्की, ग्रीन या बिलोवी। तो सही उत्तर है लाक का कथन है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती।
तो याद कर लीजिए दोस्तों, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती, जॉन लॉक का कथन है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है कि किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। ऑप्शन है अप्पादोराई, आर.जी. गेटेल, डॉक्टर पी.एस. मुहार या फिर आर.एन. गिलक्राइस्ट। तो सही उत्तर है ये कथन डॉक्टर पी.एस. मुहार का है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। उसके अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। तो याद कर लीजिए, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और इसके अलावा बेंथम का मानना है कि सरकार की नीतियां या कानून ऐसे होने चाहिए जिनका लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है और कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है, कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है बेंथम, डायसी, लास्की या फिर ऑस्टिन। तो सही उत्तर है ये कथन बेंथम का है, जो कहते हैं अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो आप जानते हैं विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ का प्रतिपादन A.V. डायसी ने किया है। डायसी ने दोस्तों विधि के शासन की जो है व्याख्या की है और इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और आपके लिए एक जो है अतिरिक्त तथ्य है कि द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है डायसी की, द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डायसी ने अपने विधि के शासन के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, डायसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है। तो सही उत्तर है डायसी द्वारा प्रतिपादित अवधारणा विधि का शासन है। अगला प्रश्न है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आप जानते हैं A.V. डायसी को। और ये प्रश्न कहीं न कहीं हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कथन है किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो देखिए, कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है सालमंड, ऑस्टिन, डायसी या फिर हालैंड। तो सही उत्तर है हालैंड। हालैंड का कहना है कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। और दोस्तों, हालैंड की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र के तत्व या न्याय शास्त्र के तत्व। तो एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हालैंड की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। अगला प्रश्न है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये किसका मत है। तो दोस्तों, बहुलवादी विचारक लियो डुग्वी का मानना है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। एक प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है थोड़ा सा अंतर के साथ। ये विचार किसने दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ये क्रैब का कथन है। याद कर लीजिए, क्रैब का कथन है कि राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है बल्कि यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। तो ये दोस्तों क्रैब का कथन है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये किसका कथन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ डायसी का है, लेकिन ये कथन कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है कि अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा है। अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये किसने कहा है। ऑप्शन है अरस्तु, थॉमस एक्विनास, स्पेंसर या फिर हॉब्स। तो उत्तर है दोस्तों ये हॉब्स का कथन है, जो कहते हैं कि प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से कौन संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से सिसरो संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कथन है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। देखिए, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है पाउंड, सालमंड, ऑस्टिन या फिर डब्ल्यू विल्सन के द्वारा। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध विधिशास्त्री सालमंड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन है देखिए, मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अभिसमय या सामान्य विधि। तो सही उत्तर है दोस्तों, विधि के शासन के वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय मानव स्थापित विधि है। अब आइए देखते हैं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो आप जानते हैं कई बार ये प्रश्न आ चुका है। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित है, क्योंकि रिपब्लिक में न्याय संबंधी धारणा का या अवधारणा का प्रतिपादन अत्यंत ही विस्तृत रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या समन्वय? तो सही उत्तर है प्लेटो की न्याय की अवधारणा का केंद्रीय लक्षण समन्वय है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो आप जानते हैं यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वितरक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए, अरस्तु, गाडविन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर राल्स। तो सही उत्तर है अरस्तु के द्वारा वितरक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी माइट इज राइट, ये किसका विचार है? ऑप्शन है अरस्तु, देखिए अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस या मैकियावेली। तो दोस्तों, जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो अपने समय में प्रचलित न्याय सिद्धांतों का खंडन करता है, जिसमें एक न्याय सिद्धांत थ्रेसिमेकस का दिया गया है, जिसमें वो कहता है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध किस भाषा से है? तो सही उत्तर है जस्टिस शब्द जस, देखिए JUS से निकला है, जो लैटिन भाषा का है। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, लैटिन भाषा में जो जस है इसका अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी ऐसी व्यवस्था न्यायपूर्ण व्यवस्था कही जाएगी जिसमें कोई भेदभाव न किया जाए। अगला प्रश्न है, संविधान, संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? ऑप्शन है कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर सामाजिक न्याय। तो सही उत्तर है दोस्तों, संसद और संविधान कानूनी न्याय के उपकरण हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। कारण है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है और दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है कैसे? ऑप्शन देखिए, विधायिका के द्वारा, संविधान के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा या फिर निर्वाचन सत्ता के द्वारा। तो सही उत्तर है पॉलिटिकल जस्टिस संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, यानी राजनीतिक क्षेत्र में किसी को कोई विशेषाधिकार या किसी को कम अधिकार न प्राप्त हों, बल्कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। इसको राजनीतिक न्याय कहा जाता है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए न्याय बलवानों का हित है या न्याय शक्तिशाली का हित है, ये थ्रेसिमेकस का कथन है। इसके अलावा देखिए व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये धारणा प्लेटो द्वारा दी गई है। अगला है कि सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये ह्यूम का कथन है। और न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, तो ये जॉन रॉल्स का विचार है। तो इस प्रकार से आप सही सूची का सुमेलन कर सकते हैं। इसके आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और कई बार थोड़े थोड़े अंतर के साथ कुछ शब्दों में हेर फेर के साथ पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किसने ये विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वो डाकुओं का समूह है, या फिर यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दोस्तों ये कथन सेंट ऑगस्टाइन का है। दोस्तों ऑगस्टाइन का मानना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे राज्य लुटेरों की टोली बन जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय। तो सही उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। और उन्होंने समाज में जो भेदभाव, छुआछूत और जाति पाति था उसको दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं। ऑप्शन देखिए मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या फिर बहुलवादी। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्सवादी। मार्क्सवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं और उनका मानना है कि वर्ग विभेद समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ग विभेद है यही शोषण का कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि सभी प्रकार का भेदभाव जैसे जाति, रंग, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर जो भेदभाव आधारित सुविधा है ये समाप्त किया जाए। तो सामाजिक न्याय सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए और किसी को समाज में किसी प्रकार का विशेषाधिकार न हो, इसी को सामाजिक न्याय कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसने न्याय को उचितता यानी जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन देखिए जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन है डिग्वी, ब्राइस, डायसी या फिर जॉन रॉल्स। तो सही उत्तर है जॉन रॉल्स ने न्याय को उचितता या जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है निम्न में किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है। तो उत्तर है दोस्तों जॉन रॉल्स की अवधारणा है कि न्याय औचित्यपूर्णता है। अगला प्रश्न है किसने ये प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। तो ये जॉन रॉल्स का विचार है जो कहते हैं कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन देखिए प्लेटो, लॉक, मार्क्स और रॉल्स के द्वारा। तो शुरुआत जो है न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत की अरस्तू के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है देखिए न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है। तो उत्तर है जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है। तो उत्तर है दोस्तों जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण कौन से हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, सही है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सही है। सामाजिक न्याय से सरोकार, ये भी सही है। और सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि रॉल्स के अनुसार न्याय के ये सभी लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्लेटो ने समर्थन किया है किसका, आपको बताना है। तो ऑप्शन है न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत का, न्याय के शुद्ध विधिक सिद्धांत का, न्याय के तात्विक सिद्धांत का या न्याय के उपर्युक्त सभी सिद्धांतों का। तो दोस्तों प्लेटो ने न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है, ये कथन किसका है।
तो दोस्तों प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए सेबाइन का कथन है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर, निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। देखिए, योग्यतानुसार वितरण ही न्याय है। तो ये स्पेंसर का विचार है। नियम का पालन करना ही न्याय है। दोस्तों ये ह्यूम का विचार है। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है। देखिए, बार्कर का विचार है। और न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है। ये राफेल या डी राफेल का विचार है। तो इस आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय शब्द यानी जस्टिस जो है लैटिन शब्द से जो है ग्रहण किया गया है। न्याय यानी जस्टिस किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो उत्तर है जस। जो है न्याय जिसका कि जस्टिस है, ये जस नामक लैटिन शब्द से लिया गया है। और आपके लिए प्रश्न पूछा गया है कि लैटिन भाषा के जस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? विधि पालन, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आदर, शोषण का न होना और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण में ये सभी शामिल हैं, क्योंकि इसमें विधि पालन, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आदर भाव और शोषण का न होना शामिल है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कौन सा न्याय के महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है? तो देखिए, न्याय के महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या नहीं है? दोस्तों ये उचित स्थिति की मांग करता है, न्याय सही है। ये नैतिकता की शर्त से संलग्न है, ये भी सही है। यह लाभ हानि के युक्त विवरण को इंगित करता है, वितरण को। और इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में हैं। दोस्तों ये न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है कि इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राल्स की न्याय की अवधारणा क्या है? तो सही उत्तर है, राल्स की न्याय की अवधारणा उदारवादी अवधारणा है। अगला प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति का तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जॉन राल्स। और जॉन राल्स का मानना है कि सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण न्याय है, और वो समाज जो न्याय पर आधारित हो उसे ही अच्छा समाज माना जाएगा। अब आइए दंड के प्रमुख सिद्धांत या दंड के बारे में प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या सुधारात्मक? तो सही उत्तर है दोस्तों, वितरणात्मक जो है ये दंड का सिद्धांत नहीं बल्कि न्याय का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, प्रतिकार का अर्थ प्रतिशोध होता है। तो दंड का जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है ये बदले की भावना पर आधारित होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन एक विधि संगत क्रियाविधियों का एक सेट प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना की जा सके? ऑप्शन है जॉन राल्स, रॉबर्ट नोजिक, वाल्टर काफमैन और आइजिया बर्लिन। तो सही उत्तर है, विधि संगत क्रियाविधियों का एक सेट जॉन राल्स प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना की जा सके। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थों में न्याय से अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कानून का पालन, स्वतंत्रता और समानता का सम्मान, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों को लागू किया जाना और उपर्युक्त सभी। तो न्याय के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय दुर्गुण, ये किसने कहा है? तो न्याय आत्मा का गुण और अन्याय दुर्गुण, ये कथन प्लेटो का है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास करता है? तो सही उत्तर है J.W. चैपमैन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा भी होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों किसने कहा है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा भी होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? ऑप्शन है आपके मेरियम, लास्की, ब्राइस या रैफेल। तो सही उत्तर है रैफेल। दोस्तों डी राफेल या डी रैफेल जो हैं उनका कहना है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा भी होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है।
अगला प्रश्न है न्याय अनिवार्य रूप से क्या है? देखिए, नैतिक विचार, सामाजिक विचार, वैधानिक विचार और उपरोक्त सभी और अन्य विचारों से संयुक्त जटिल विचार। तो सही उत्तर है न्याय जो है उपरोक्त सभी और अन्य विचारों से संयुक्त जो है एक विचार है। तो याद कर लीजिए न्याय जो है अनिवार्य रूप से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कानून वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संबंधों से उत्पन्न होते हैं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है कानून वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संबंधों से उत्पन्न होते हैं, ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है। अगला प्रश्न है नैसर्गिक न्याय का विचार निरूपित किया गया था किसके द्वारा? देखिए, रोमनों के द्वारा, मिस्रवासियों के द्वारा, स्टोइक्स के द्वारा या चीनियों के द्वारा। तो दोस्तों नैसर्गिक न्याय या जिसको नेचुरल जस्टिस कहा जाता है, इस विचार का प्रतिपादन सबसे पहले स्टोइक्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? तो ये कथन अरस्तु का है जो कहते हैं कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। अगला प्रश्न है न्याय के समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों आधुनिक काल में न्याय के समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन राल्स ने किया है। तो न्याय में या न्याय के सिद्धांत में या न्याय के अपने अवधारणा में समझौतावादी सिद्धांत को शामिल किया है जॉन राल्स ने। आइए देखते हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। हेराल्ड पीटर, दोस्तों हेराल्ड पॉटर की पुस्तक का नाम है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। डेविड मिलर की पुस्तक का नाम है सोशल जस्टिस। सी के एलन, दोस्तों सी के एलन की पुस्तक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस। और जॉन राल्स की पुस्तक आप जानते हैं ए थियरी ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न है कि यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों समानता और न्याय में घनिष्ठ संबंध समाजवादियों का मानना है। अगला प्रश्न है अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इस तरह असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ये किसने कहा है? तो उत्तर है ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसको दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन किसका है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन देखिए हाब्स, लाक, रूसो और बोंदा। तो सही उत्तर है ये कथन हाब्स का है जो कहता है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है हाब्स के अनुसार कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो उत्तर है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून जो है ये कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है देखिए सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए सच बोलना और अपना कर्ज अदा करना न्याय है, ये प्लेटो के समय में सेफालस का कथन था। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, तो ये दोस्तों पोलीमार्कस का कथन है। इसके अलावा शक्तिशाली का हित ही न्याय है, आप जानते हैं थ्रेसिमेकस का है। और न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाउकन का कथन है। तो दोस्तों 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। देखिए न्याय बलशाली का हित है, आप जानते हैं ये थ्रेसिमेकस का कथन है। न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका अपना वह काम है जो उसकी प्रकृति के सर्वाधिक अनुकूल हो, ये प्लेटो का है। अंततः न्याय जो है ये एकात्मकता का सिद्धांत है, तो दोस्तों ये डिग्वी का कथन है। और न्याय निष्पक्षता है यानी जस्टिस एज फेयरनेस, ये जॉन राल्स का विचार है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं न्याय को निष्पक्षता मानने के विचार की सैद्धांतिक मान्यता क्या है? तो उत्तर है दोस्तों न्याय मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्हता के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करे, और ये न्याय को निष्पक्ष मानने के विचार की सैद्धांतिक मान्यता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों देखिए संवैधानिकतावाद का अर्थ है विधि के अनुसार शासन, ये आपका सही है। संवैधानिकतावाद का अर्थ है केवल उदारवाद, ये केवल उदारवाद जो है अगर जो होगा तो ये सही नहीं है आपका। इसके अलावा संवैधानिकतावाद का अर्थ है वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा, सही है। और संवैधानिकतावाद का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा शासन, तो देखिए ये भी सही नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिकतावाद का अर्थ विधि के अनुसार शासन और इसका अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। साथ ही इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा भी शामिल होता है। और हमने शुरू में ही एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें ये था कि विधि का शासन किसके अधिकतम निकटतम है, तो संविधानवाद के निकटतम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक न्याय को बढ़ावा देगा? देखिए, मुक्त व्यापार की नीति, एकाधिकारों का होना, श्रेणीबद्ध करारोपण या प्रोत्साहन देने की नीति। तो सही उत्तर है श्रेणीबद्ध करारोपण। अगला प्रश्न है, न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी, ये कथन किसका है? तो ये प्लेटो का कथन है, क्योंकि न्याय मानवीय आत्मा का गुण है, वो कहता है। और मानवीय आत्मा में जो गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, उसी के अनुसार जो है राज्य में व्यक्तियों के ग्रुप भी पाए जाते हैं। इसीलिए वो न्याय को सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों मानता है। अगला प्रश्न है, न्याय दोस्तों कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, ये अरस्तु का कथन है। और जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, इसका उत्तर आप जानते हैं। जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लॉक का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से ही संघर्ष करने लगेगी, ये किसने कहा है? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, लास्की, बार्कर या फिर लॉर्ड ब्राइस। तो सही उत्तर है अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं से अपने से ही संघर्ष करने लगेगी, बार्कर का कथन है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ग्रीन के दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन है निवृत्तात्मक सिद्धांत, प्रतिफलात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत या शैक्षणिक सिद्धांत। तो सही उत्तर है ग्रीन ने दंड के निवृत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर वाइज अध्ययन और रिवीजन के अंतर्गत पढ़ा दोस्तों कानून, न्याय और दंड के सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।